अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। सही है। पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर यानी पेनिसिलिन और सिफालोस्पोरिन को कवर किया है। अब हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की तरफ मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा क्या, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन होता क्या है, ये हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक है। मीन ये हमारे पास क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। सही है। ये हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सही है। ये टेट्रा का वर्ड इसलिए लगा हुआ है कि हमारे पास जो 4 फ्यूज रिंग से ये मिलकर बना हुआ है। सही है। इसके अंदर 4 फ्यूज रिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, टेट्रासाइक्लिन। मॉडिफिकेशन ऑन दिस विल अफेक्ट द फार्माकोकाइनेटिक एंड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। अगर हम इस चेन के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक है, इसका जो एक्शन है और इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। सही है। अब हमारे पास क्लोर टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट मेंबर है किसके, टेट्रासाइक्लिन के। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइस यूरिफेसिया एंड द एस राइमोसस। सही है। ये हमारे पास इनसे मिलके बने हुए हैं। सही है। इनके प्रोडक्ट हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन को हम क्लासीफाई करते हैं 3 जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास ड्रग आती है, पहले आती ही टेट्रासाइक्लिन है, फिर आती है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, फिर आएगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और फिर आएगा डेमैक्लोसाइक्लिन। सही है। सेकंड जनरेशन के अंदर आएगा डॉक्सीसाइक्लिन, लाइमीसाइक्लिन, मैक्लोसाइक्लिन, मेथासाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन एंड रोटी टेट्रासाइक्लिन। और थर्ड जनरेशन के अंदर एक ड्रग है जो कि हमारे पास क्या है, टाइजीसाइक्लिन। सही है। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सबसे पहले आता है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग। सही है। जिसका हमारे पास टाइम आर क्या होगा, 6 to 8 आवर। सही है। इंटरमीडिएट एक्टिंग जिसकी हाफ लाइफ तकरीबन क्या होगी, हमारे पास 12 आवर होगी। और हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग जो कि ग्रेटर देन क्या होगा, 16 आवर का इसका एक्शन होगा। तो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, इसके अंदर आता है हमारे पास क्लोर टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर आएगा डिमैक्लोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन। और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आएगा हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन एंड टाइजीसाइक्लिन। टाइजी थर्ड जनरेशन के अंदर है, तो इधर भी क्या है, लॉन्ग जनरेशन के अंदर आएगा। इसकी जो हमारे पास डॉक्सी और हमारे पास माइनो है वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएंगी, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर। बाकी फर्स्ट जनरेशन वाली किसके अंदर आएंगी, शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आएगा। एक्सेप्ट जो डिमैक्लोसाइक्लिन है ये हमारे पास किसके अंदर आएगी, इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास आता है मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास, टेट्रासाइक्लिन का। और जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है ये हमारे पास इंटर होती है किसके अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। सही है। पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। सही है। और जो कि हमारे पास क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म है। सही है। दे अकामुलेट इन द ससेप्टिबल बैक्टीरिया, जो कि हमारे पास जिस बैक्टीरिया के खिलाफ ये एक्शन परफॉर्म करने जा रही हैं उसके साथ क्या करेंगी, उसे उसके सेल को क्रॉस करके उसके इनसाइड जाएंगी और हमारे पास रिवर्सिबली बाइंड करेंगी किसके साथ, 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल, जो कि हमारे पास किसका होगा, बैक्टीरिया का। उस 30S सब यूनिट के अंदर एक साइट होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ए साइट। उस पर जाके क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन अटैच होंगी। सही है। अब जब बारी आएगी प्रोटीन सिंथेसिस की, जब हमारे पास टीआरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड लाता है और हमारे पास क्या करता है, बाइंड करता है ए साइट के ऊपर, ताकि वो अमाइनो एसिड ट्रांसफर करके प्रोटीन सिंथेसिस करवाए। उस वक्त क्या होगा, जो हमारे पास ए साइड है उस पर कौन आके बाइंड कर गया, टेट्रासाइक्लिन। ए साइड ब्लॉक हो गई तो हमारे पास जो फर्दर टीआरएनए है वो हमारे पास अमाइनो एसिड नहीं ट्रांसफर कर सकेगा और हमारे पास जो प्रोटीन की बायोसिंथेसिस है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी ही नहीं। और हमारे पास जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा। सही है। सिंपल है कि हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन है वो बाइंड करेंगे ए साइट ऑफ 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जिससे हमारे पास क्या होगा, जो टीआरएनए वो अपने अमाइनो एसिड को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। और जो हमारे पास, क्योंकि वो जगह क्या हो गया, ब्लॉक हो गई है, जिससे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगी, अफेक्ट होगी और बैक्टीरिया सेल ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रा। एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रा के अंदर आता है हमारे पास, ये हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन है ये एक्टिव होती है किसके खिलाफ, अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ। सही है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया आता है हमारे पास स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, एंटीरोकोकाई, बैसिलस एंथेरिस और एक्नी वेल्गेरिस और एक्चर्चिया के खिलाफ हमारे पास क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है इसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं एक्नी के लिए और क्लैमिडिया इन्फेक्शन के लिए।
सही है। डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन और ट्राइजीसाइक्लिन का ये हमारे पास क्या है, पुअर सबस्ट्रेट है फॉर इफ्लक्स पंप दैट मीडिएट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कॉज करते हैं किसके खिलाफ, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट, ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव है किसके खिलाफ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन के खिलाफ। यानी अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट कॉज करता है किसके खिलाफ, अगर कोई बैक्टीरिया है जो कि रेजिस्टेंस कॉज करता है टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, तो उसके खिलाफ क्या ये इफेक्टिव है। ट्राइजीसाइक्लिन हमारे पास एक सबस्ट्रेट है किसके लिए, इफ्लक्स पंप के लिए, जो कि हमारे पास प्रोटियस, स्ट्रेप्टोकोकस और सुडोमोनास एरिजिनोसा के अंदर पाया जाता है। सही है, इन दो बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे पास क्या है, ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस कॉज होती है किसके खिलाफ, ये टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, वो हमारे पास 3 मैकेनिज्म से होती है। पहला क्या होगा, हमारे पास जो इनफ्लक्स पंप है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड होगा, और जो इफ्लक्स पंप है यानी जो ड्रग को बाहर मूव करवाएगा बैक्टीरियल सेल से, वो क्या होगा, ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। सही है, तो ड्रग ज़्यादा बाहर निकलेगी, अंदर उसकी कंसंट्रेशन पूरी नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा, उसका इफेक्टिव प्रोड्यूस नहीं होगा, रेजिस्टेंस कॉज हो जाएगी। Ribosomes production due to the production of protein that interfere with the tetracycline binding to the ribosome। अब राइबोसोम्स क्या हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, खुद को मॉडिफाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन है उनके साथ बाइंड ना कर सकें। ब्लॉकिंग टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम बाइंडिंग टू द राइबोसोम, तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन बाइंड कर रहा था किसके साथ, राइबोसोम के साथ, और उसे ब्लॉक कर रहा था, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। बाइंडिंग टू राइबोसोम एंड डिस्टोरिंग the structure to still allow the tRNA binding to while the TLC is bound। जब तक हमारे पास टेट्रासाइक्लिन बाइंड नहीं करती तब तक हमारे पास क्या है, जो राइबोसोम है वो उसे अलाउ करता है अपने स्ट्रक्चर को कि वो बाइंड करवाए किसको, tRNA के अमाइनो एसिड को। सही है, बाइंडिंग टू राइबोसोम एंड रिमूविंग टेट्रासाइक्लिन, ताकि हमारे पास क्या कर रहा है, जब बाइंडिंग हो तो हमारे पास वो क्या करेगा, रिमूव करवाएगा किसको, टेट्रासाइक्लिन को, और एंजाइम्स की इनएक्टिवेशन करवा देगा। वो एंजाइम्स जो कि हमारे पास क्या करवाते हैं, बाइंडिंग करवाते हैं और उसको इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, उसकी क्या करवा देगा, इनएक्टिवेशन करवा देगा। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है वो वेल ओरली एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन इनकी रिड्यूस हो जाती है जब हम इसे डेयरी प्रोडक्ट के साथ लेते हैं। सही है, एंट एसिड और आयरन सप्लीमेंट भी क्या करते हैं, इसके साथ कैटाइन बना लेते हैं, या हमारे पास चिलेशन कराते हैं, चिलेशन करवाते हैं ताकि हमारे पास डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट कैटाइन बन सके। सही है, डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं वो ओरल और आईवी फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, जो टेट्रासाइक्लिन है ये हमारे पास कंसंट्रेटेड होती है किसके अंदर, बाइल के अंदर, लिवर के अंदर और किडनी के अंदर, जेंजाइवल फ्लूइड और स्किन के अंदर। सही है, ये बाइंड करते हैं टिश्यू के साथ, जो कि हमारे पास कैल्सिफिकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी टीथ और बोन्स के अंदर इसकी डिपोजिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। माइनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन ये रीच करते हैं थेराप्यूटिक लेवल के यहाँ पे CSF के अंदर, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर इनका लेवल ज़्यादा होगा तो ही थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। माइनोसाइक्लिन आल्सो अचीव हाई कंसंट्रेशन इन द सलाइवा एंड टेयर। माइनोसाइक्लिन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए सलाइवा के अंदर और आंसुओं के अंदर। ऑल टेट्रासाइक्लिन क्रॉस प्लेसेंटा, जितने भी टेट्रासाइक्लिन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, फेटल बोन और टीथ की क्या हो जाती है, वहाँ पे अकामुलेट होंगे, उन्हें क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। यूज़ इन मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट, इसे हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं, किसको, टेट्रासाइक्लिन्स को। नेक्स्ट आता है इसकी एक्सक्रीशन। जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है ये मेनली एक्सक्रीट होते हैं अनचेंज फॉर्म के अंदर, कहाँ से, यूरिन से, लेकिन हमारे पास जो माइनोसाइक्लिन है ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म के पास जाएगी और पार्शियली एलिमिनेट होगी कहाँ से, किडनी से। डॉक्सीसाइक्लिन हमारे पास प्राइमरी एक्सक्रीट होती है कहाँ से, फीसिस से, वाइल या बाइल के थ्रू हमारे पास कहाँ से सेक्रेटेड होगी, फीसिस से, मेकिंग इट प्रेफरेबल इन द पेशेंट विद द रीनल इम्पेयरमेंट। अब जो हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन है इसे हम दे सकते हैं अगर कोई भी हमारे पास रीनल इम्पेयरमेंट का पर्सन है उसके लिए, क्योंकि जो हमारे पास बाकी टेट्रासाइक्लिन है वो किडनी से एलिमिनेट हो रही है, लेकिन जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो कहाँ से हो रही है, बाइल और फीसिस के थ्रू, तो हम इसे इन केसेस के अंदर दे सकते हैं।